हाँ भाई, कर दो चालू स्पीकर। आज जो हम चुंबक है उसका लास्ट है, चुंबक वाला पूरा भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट में? सीरे का नियम है ना। अगला लिखो आप फेराडे का नियम। फेराडे के नियम। फेराडे के हमारे पास दो नियम हैं। पहला नियम तो जिसे प्रथम नियम के रूप से जाना जाता है। अच्छा, एक मान लो कोई चालक है, उस चालक को चुंबकीय क्षेत्र काटता है, तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा काटा जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, ये फ्लक्स में परिवर्तन की, जो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आर में मतलब चालक भी स्थिर है और चुंबकीय क्षेत्र भी स्थिर है। चालक और चुंबकीय क्षेत्र में से कोई एक भी गति कर रहा है, यहां मान लो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, चालक गति कर रहा है, यहां चालक स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक भी गति कर रहा है, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा? चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा। यदि दोनों स्थिर है तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो किसी चालक में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। फ्लक्स खुद क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। या तो आप कह दो कि किसी चालक में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल हमारे पास किसके कारण होगा भाई? बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण। या कह दो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, एक ही बात होती है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। पहला नियम इतना ही था। दूसरे नियम में इन्होंने बाकी की बात बताई है। चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी E समानुपाती क्या हो जाएगा भाई? डी फाइव बाई डी टी, ये होगा E समानुपाती डी फाइव बाई डी टी। इससे हमारे पास बन जाएगा E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। और जैसे ही माइनस का साइन आ गया तो ये नियम हमारे पास किसका बन गया भाई? लेंज का नियम।
लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है? उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। क्या होता है भाई? उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्यों होता है? तो आप कहेंगे उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। लेंज का नियम क्या होता है? उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक विद्युत वाहक बल कहलाएगा एक तरीके से। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं ये स्टैटिक ईएमएफ है। चलो हो गया, आगे बढ़े। हाँ? लिखो लिखो। अगला हमारे पास है गतिक ईएमएफ। किसी चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, एक गतिशील चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा? गतिक। गतिशील चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटने पर चालक में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल हमारे पास क्या कहलाता है भाई? गतिक विद्युत वाहक। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? सूत्र हमारे पास है E बराबर बी एल वी साइन थीटा। सूत्र ध्यान रखना है, इस सूत्र के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। पहला बात तो बी हमारे पास क्या होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। आप बताओ, यदि हमारे पास फ्लक्स का घनत्व अधिक है, यानी कि बल रेखाएं क्या है? पास पास में। बल रेखाएं पास पास में, तो चालक घूमेगा तो ज्यादा बल रेखाओं काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, एल हमारे पास क्या होती है भाई? चालक की लंबाई। अच्छा, यदि मान लो चालक की लंबाई हमारे पास ज्यादा है, चालक की लंबाई अधिक है, तो बल रेखा कम काटेगा कि अधिक काटेगा? अधिक काटेगा। तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और v हमारे पास क्या होता है भाई? चालक का वेग। अब बताओ, यदि मान लो हमारे पास जो चालक है वो ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, चालक का वेग क्या है? ज्यादा। तो चालक यदि ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, उसका वेग ज्यादा है, तो बताओ हमारे पास ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि बल रेखाओं से ज्यादा काटेगा। और अगला हमारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा हमारे पास क्या कहलाता है? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच
चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण, ज्या कोण मतलब साइन थीटा। तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण के बारे में बात हो रही है। कोण के बारे में बात हो रही तो देखो थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी कि समांतर है। चालक और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समांतर। और समांतर होगा तो बताओ साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 होने का मतलब है न्यूनतम हो गया, इससे कम तो हो ही नहीं सकता ना भाई, ठीक है। और यदि मान लो हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो लंबवत है, लंबवत है तो क्या होगा भाई, हमारे पास सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र काटेगा, क्योंकि साइन का मान अधिकतम कहां पर आता है, यहीं पे आता है। तो ई का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो पूछे कि यदि किसी चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र काटा जाए तो अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, 90 डिग्री पर। सबसे कम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, बस ये भी पूछा ही जाता है। एक बच्चे का डाउट है भाई, क्या है ये, तू देखता नहीं क्या। आंसर क्या देगा, तेरे पास आंसर है थोड़ी इसका, वो तो वैसे ही कह दो, उनको पता कर लेंगे वो डायरेक्ट ही। ज्या कोण, साइन थीटा को हिंदी में ज्या कोण कहते हैं, कोस थीटा को कोज्या कोण कहते हैं, हिंदी में यही तो बोलते हैं। ज्या कोण का मतलब साइन थीटा है, केवल थीटा होता है कोण, ज्या कोण मतलब साइन थीटा, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का साइन थीटा है। फोटो भेजो, फोटो खींच के। लिख लिया भाई, हो गया भाई, हो गया। गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला क्या है भाई, बल। बताइए, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर लगने वाला बल हमारे पास क्या होता है। तो आप कहोगे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा भाई, गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है तो उसके बीच में जो चालक आएगा, उस चालक पे बल लगेगा नहीं लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का लगेगा। और आप देखते हो तो इंडक्शन मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इंडक्शन मोटर में आप धारा सप्लाई देते हो बाहर वाले स्टेटर को, और वो क्या बनाती है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण क्या होता है, रोटर घूमने लगता है, यही होता है उसका सिद्धांत, यही है। तो यानी कि हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो गति कर रहा है उसके बल के कारण चालक क्या करेगा, गति करेगा।
तो चालक पर बल क्या लगेगा उसके बारे में देखते हैं। बताओ भाई बल के बारे में। बल क्या हो गया भाई, एफ। एफ बराबर होगा बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बी हमारे पास क्या होता है भाई, क्या होता है, फ्लक्स घनत्व है। आई क्या होती है, प्रवाहित धारा। ठीक है, और हमारे पास एल क्या होता है, बी एल वी है। गलत लिख दिया हमने ना, बी एल वी है ना भाई। बी आई एल ये ना, बी एल वी तो, अच्छा बी एल वी तो उसका ना, बी आई एल। ठीक है, एल हमारे पास क्या होगी भाई, चालक की लंबाई। ठीक 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 ठीक, चालक की लंबाई। और साइन थीटा क्या हो गया भाई, बीच का कोण। साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, कोण। और इसमें तो वही रखना है, थीटा 0 डिग्री तो बल क्या हो जाएगा भाई, न्यूनतम। और थीटा 90 डिग्री तो बल क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है भाई, अब हमारे पास है हिस्ट्रेसिस हानि, यानी कि शैथिल्य हानि। या आप इसको कह दो, हम यहां पर इसको बीएच लूप वक्र कह देते हैं, बीएच लूप। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, हिस्ट्रेसिस हानि होती है। ठीक है, अब इसको आप समझना भाई, थोड़ा सा बाद में लिख लेना। ये हमारे पास होता है बी, और ये हमारे पास है एच। बी क्या होता है भाई, फ्लक्स घनत्व है, और एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, शुरुआत में आप जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे, शुरुआत में जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बढ़ाएंगे तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपने चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाए तो बी का मान और बढ़ा। एक बिंदु ऐसा आ गया जहां पर एच का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन बी का मान नहीं बढ़ रहा। तो जो बिंदु आ गया उस बिंदु को आप क्या कहेंगे भाई, संतृप्ता बिंदु। ये तो हमने पढ़ लिया था संतृप्ता के बारे में। ठीक है, ओके। अब जब हमारे पास, फिर हमने क्या कर दिया, एच के मान को घटाने लगे, तो एच का मान कम कर रहे हैं, एच का मान कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब एच 0 हुआ तब बी 0 नहीं हुआ। बी का मान है कि नहीं है, जबकि यहां पर एच क्या आ गया भाई, 0। एच घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, एच कहां आ गया, 0। बी तो ऊपर से आ रहा, 0 तक आया क्या, नहीं, लेकिन बी 0 नहीं हुआ। तो बताओ ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे ये कह, और ये आर, और आर वाली दूरी को आप क्या लिख देंगे भाई, अपशिष्ट चुंबकत्व है। कि एक बार चुंबकी तो हो गया तो वापस चुंबकत्व खत्म है नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट चुंबकत्व। इस चुंबकत्व को खत्म करने के लिए
अपशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? निग्रहिता बल। यानी H को मैं ऋणात्मक में करूंगा, तो H को ऋणात्मक में करूंगा तो हमारे पास ये आएगा C बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा? OC। OC हमारे पास कौन सा बल होता है? निग्रहिता बल। OC हमारे पास कौन सा बल होता है? निग्रहिता बल। ये हमारे पास BH वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? BH वक्र कहलाता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? संतृप्तता कहलाएगा। हेलो, हाँ जी, हैं, हाँ जी, बोलो, हेलो, हाँ भाई लिख लिया। तो ये हमारे पास OR और OC के बारे में देख लिया कि OR क्या होता है और C क्या होता है। ठीक है, एक होता है अपशिष्ट चुंबकत्व और एक होता है हमारे पास निग्रहित बल यानी कोरेसिटिव फोर्स। ठीक है, यदि हमारे पास अपशिष्ट चुंबकत्व और निग्रहित बल के बारे में और देखें, यदि हमारे पास इस प्रकार का भाग है, तो यदि मान लो ये भाग चौड़ा है, लूप क्या है? लूप चौड़ा है, तो लूप चौड़ा है तो हमारे पास हानि क्या होगी? हानि अधिक होगी। हानि क्या हो जाएगी? अधिक। तो कौन सा चुंबक है ये? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक का मतलब क्या हो गया? इस्पात। स्थायी चुंबक का मतलब है क्या है? इस्पात। और यदि हमारे पास अस्थायी चुंबक है तो लूप है ना पतला और लंबा होना चाहिए। लूप क्या होना चाहिए? पतला और लंबा। छोटा होगा तो संतृप्त बिंदु जल्दी आ गया, तो छोटा तो होना नहीं चाहिए। छोटा होने का मतलब संतृप्त बिंदु क्या आ गया? जल्दी। तो संतृप्त बिंदु आने का मतलब है आप H बढ़ा रहे हो लेकिन हमारे पास B बढ़ ही नहीं रहा। तो लूप हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे ये लूप हमारे पास पतला है और इसका मतलब इसमें हानि क्या है? कम। ठीक है, ये कौन सा चुंबक है? अस्थायी। अस्थायी चुंबक है, नरम लोहा। नरम लोहा है। ठीक है भाई, चलो अब देखो, हमारे पास पूछे लूप कैसा होना चाहिए, तो आप कहना हमेशा BH वक्र है। BH वक्र कैसा होना चाहिए? संकरा तथा लंबा। संकरा तथा लंबा। ठीक है, अच्छा, ये जो BH लूप का क्षेत्र है ना, एरिया, BH वक्र का क्षेत्रफल हमारे पास क्या कहलाता है भाई? हिस्ट्रेसिस हानि। और अब बताओ मुझे, ये जितना चौड़ा होगा हिस्ट्रेसिस हानि क्या होगी? ज्यादा। और पतला रहेगा तो हिस्ट्रेसिस हानि क्या होगी? कम। तो हम तो चाहते हैं ये क्या हो जाए भाई? पतला रहे, लेकिन छोटा नहीं हो। छोटा होने पर दिक्कत आएगी। दिक्कत ये है छोटा होने पर इतने हो गया कि भाई H बढ़ाया लेकिन B बढ़ा ही नहीं, तो फिर चुंबकीय गुण भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चुंबकीय गुण भी परफॉर्म करने चाहिए ना। तो आप कहेंगे भाई अच्छा, तो ये होता है कि ये हमारे पास ऐसे गया और ये हमारे पास इस प्रकार से आया और ये लो, पहले वाले से अच्छा है कि नहीं है? अब ये क्या हो गया? संकरा हो गया, एरिया क्या हो गया? कम हो गया, और बी बढ़ाने पर एच का मान बढ़ा। ये मामला है। करो नोट।
समझ में आ गए BH लूप, हिस्टैरिसीस हानि होती है। और B हमेशा क्या होगा, H से पीछे होगा। H 0 हो गया तब तक B 0 नहीं हुआ, H को माइनस में किया तब जाके B 0 हुआ। तो B हमेशा H से पीछे होगा। लिख लेना एक नोट डाल के। क्या करता है, लेग करता है। B हमेशा H से क्या करेगा, लेग करेगा भाई। हो गया भाई। उसका क्या सॉल्यूशन हुआ भाई? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे को सॉल्यूशन करो ना, क्लास है ना। कोई बच्चे के कैसे डाउट आए ऐसे तो उनकी जिम्मेदार ज्यादा है आपकी। जोर से जोर से। BH, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज किस में हो, संकरे में कि लंबे में? संकरे वाले में। संकरा का मतलब होता है पतला। संकरा का मतलब क्या हुआ, पतला। जैसे अभी आपके पास जैसे जैसे H बढ़ा और साथ के साथ B बढ़ा, और फिर हमारे पास B घटने पर H का मतलब H घटोगे तो B घटेगा, और फिर आपने ये बनाया, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब बताओ जो सफेद वाले का क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा है? कम है। और क्षेत्रफल कम होगा तो हिस्टैरिसीस हानि क्या होगी, कम। हानि क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम। अब बात है कि ये तो आपको पता चल गया क्षेत्रफल कम होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्षेत्रफल कम होना चाहिए तो छोटा ही बना सकते हैं। अरे भाई छोटा बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, H बढ़ाया लेकिन B बढ़ा ही नहीं। H बढ़ाने पर यानी चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ोगे तो फ्लक्स का घनत्व ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फ्लक्स का घनत्व ज्यादा होना ही चाहिए। हमारे पास हानि कम होनी चाहिए, लेकिन H बढ़ाएंगे तो B का मान बढ़ना ही चाहिए। जब मैं H बढ़ा रहा हूं तो B बढ़ ही नहीं रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र गुणित भी तो नहीं आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या होता है, जैसे जैसे आप सामर्थ्य बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ना चाहिए। नहीं तो शुरू में कह देगा आप धारा बढ़ाने लगे, क्या भले कितनी बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ आपको कैसे लगेगा चुंबक? आपने एक चुंबक बनाया, कुंडली लपेटी हुई है, आपने थोड़ी सी धारा बढ़ाई, एक चुंबकीय गुण आ गया, फिर कितनी बढ़ाई जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि आप चाहते हो कि धारा बढ़ाने पर चुंबकीय गुण बढ़ने चाहिए। H का मतलब धारा ही हुआ ना। H क्या होता है, एमएमएफ बटा एल। एमएमएफ क्या होता है, एम्पियर इंटू टर्न। तो एम्पियर क्या है, धारा, टर्न के ऊपर निर्भर करेगा। मामला सीधा सीधा ही है।
हाँ तो वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखो ना, चुंबक क्यों लिखा फिर? कोई ना। हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास ये भाग तो हो गया। एक होता है सोलेनोइड, परिनाली का बोलते हैं। अभी बाद में लिख लेना, पहले सोलेनोइड को देख लो। हमारे पास कोई भी एक ठोस भाग है और इस ठोस भाग के ऊपर एक कुंडली लपेटी जाती है। ठोस भाग के ऊपर क्या लपेटी जाती है? कुंडली। तो मतलब वाउंड की तरह हो गया भाई लपेटना। ठीक है। आपने उसके ऊपर क्या लपेट दी? कुंडली लपेट दी। ठीक है। कुंडली लपेटने के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा तो ऐसी चलेगी। ठीक है। चुंबक के अंदर हमारे पास ये दिशा है, तो चुंबक के बाहर ये दिशा हो गई। ठीक है भाई। ओके। ये हमारे पास परिनालिका बनी। तो अब इस परिनालिका के अंतर्गत पहली बात है कि ये हमारे पास छड़ चुंबक की भांति काम करती है कि नहीं है? देखो एक छड़ की तरह है कि नहीं है? तो पहली बात तो छड़ चुंबक की तरह कार्य है। दूसरा क्या सवाल है कि यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? रेखीय रूप में होगी। एक सीधी रेखा, मतलब छड़ है तो एक सीधी रेखा ही हुई है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? रेखीय। चुंबकीय बल रेखा। तो पहला तो आप कहोगे एक रेखीय होगी। एक लिखो, परिनालिका के अंदर एक समान होगी। परिनालिका के अंदर एक समान होगी। परिनालिका के अंदर क्या हो जाएगी भाई? एक समान। क्योंकि पूरे में क्या है कि लगभग यूनिफॉर्म होती है। एक समान को यहां लिख देते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होती है। और इसी सिद्धांत के अनुसार हमारे पास मोटर जनरेटर होती है। इसमें कोर के ऊपर लपेटते हैं ना भाई वाइंडिंग, उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। और नोट डाल के लिख लेना एक ही, बल रेखाएं से केंद्रीय नहीं होती। बल रेखाएं से केंद्रीय नहीं होती। इसमें जब भी सवाल दिया जाता है ऑप्शन में से केंद्रीय जरूर देते हैं। से केंद्रीय का मतलब सभी बल रेखाओं का केंद्र बिंदु एक जगह, तो वो नहीं होता।
कौन? चुम धारा बढ़ेगी तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और धारा को लगातार बढ़ाओगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ना बंद हो जाएगा, उससे संतृप्त बिंदु कहते हैं। उससे पहले तक तो बढ़ ही रहा है, तो धारा पर तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा निर्भर करेगा। भूल गया तो क्या पूछना चाहता है? कोयल के मतलब हाँ, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं। हाँ, तू हर बार क्या, तू सवाल ही भूल गया, इतना गलत हो गया तेरे। देख, बैठ। ये हमारे पास कोयल है, एक परिनाले का है। परिनाली का मतलब खोखला ट्यूब है। खोखले ट्यूब के ऊपर आपने कोयल लपेटी। कोयल में धारा प्रवाह कराओगे तो चारों ओर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये अंदर भी है बाहर भी है, क्योंकि अंदर से बल रहेगा, कहां जा रही है? बाहर। अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन बाहर एक समान होना जरूरी नहीं है। बाहर कैसे? जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? कमजोर। लेकिन अंदर की तरफ में क्या रहेगा? ये एक समान रहेगा। सवाल ये आता है तो बल रेखा परिनाली का अंदर एक समान होती है, बाहर है ना होता चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इतना मजबूत नहीं रहता जितना अंदर रहता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक छड़ चुंबकित हुई है। अब यदि मान लो कि इस चुंबकीय क्षेत्र को कोई भी काटेगा लंबवत, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र को किसी चालक द्वारा लंबवत काटने पर क्या होगा? उसमें ईएमएफ। गतिक विद्युत वाहक बल में लिखा है हमने, यही था। 90 डिग्री पर काटेगा तो ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा। अब ये तो ये है, इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने नोट डाल के लिखा दिया बल रेखा से केंद्र नहीं होती, क्योंकि वो टोरॉइड में होती है, इसमें नहीं होती है। टोरॉइड में सदैव क्या होती है? से केंद्रीय। ले पूछा ये जाता है कि इसमें से केंद्रीय होती है क्या? नहीं होती है, ये रेखीय होती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। बाहर रेखीय ना कमजोर है, इसलिए बाहर के बारे में रेखीय माना नहीं जाता। वैसे है तो बाहर भी रेखीय, लेकिन बाहर नजदीक तो सही से रेखीय है। आप जैसे जैसे बाहर जाओगे और दूर पर क्या हो जाएगा? परवलय बनेगा। नजदीक तक तो रेखीय रह जाता है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो क्या बन जाएगा? परवलय गुण। इसलिए रेखीय हमारे पास क्या रहती है? परिनालिका के अंदर है। बल रेखाओं की आकृति अंदर तो सीधी होती है, बाहर परवलय होती है। ये तो वही है ना। अगला है एक टोरॉइड। क्या होता है भाई टोरॉइड? टोरॉइड ऐसा होता है, ये रिंग प्रकार की ट्यूब हो गई भाई। ये हमारे पास किस प्रकार की ट्यूब हो गई? आप ये कह दो ये क्या हो गई? रिंग ट्यूब, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपने कुंडली लपेटी, जो भी। अब यहां पर इसके अंदर की तरफ बल रेखाएं क्या रहेगी भाई? सब तरफ से आएगी तो क्या रहेगी? से केंद्रीय। तो आप कहेंगे बल रेखाएं क्या होती है भाई? से केंद्रीय, ठीक है। दूसरा, रिंग के अंदर क्या होगी बल रेखा? मजबूत। रिंग के बाहर कैसी होगी? कमजोर। रिंग के बाहर कमजोर क्या होगी? जो सोलेनोइड में ना उससे भी कमजोर होती है, क्योंकि इसका तो सारा गुण एक तरफ आ गया ना, केंद्र में आ गया। तो बाहर तो होती है रिंग के बाहर कमजोर, अंदर होती है मजबूत। और होती कौन सी है? से केंद्रीय। अब बता दो कुछ बाकी है तो।
किसमें? जेमर में? जेमर में क्यों? ये तो ट्रांसफॉर्मर में भी यूज होती है, रिंग टाइप के ट्रांसफॉर्मर, यही प्रणाली यूज होती है। जेमर में तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास आवृत्ति उत्पन्न करनी होती है। जेमर होता क्या है? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तो सारे टावर्स में भी होगा। जेमर एक्चुअल में होता क्या है? जेमर एक्चुअल में होता है कि एक आवृत्ति उत्पन्न कर देता है। अपना जो मोबाइल होता है ना, वो किसी ना किसी आवृत्ति को कैच करता है। जैसे पहले 2G वाले मोबाइल थे, वो किलोहर्ट्ज में चल रहे थे, फिर ये 4G 5G वाले आ गए, फिर मेगाहर्ट्ज में चलने लगे। अब तो ये 900 मेगाहर्ट्ज तक के लगभग चल रहे हैं मोबाइल, 900 मेगाहर्ट्ज के आसपास मोबाइल चल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक टावर से दूसरे टावर में शिफ्ट हो रहे हो, बात करते हो शिफ्ट, और आपका फोन करता है क्या? नहीं। 150 के नीचे स्पीड आपकी रहेगी, और आप एक टावर की रेंज से हटके दूसरे टावर में जाओगे तो आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। इतने में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है डेटा। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, और यहां पर एक इधर टावर है, उसकी भी रेंज आ रही है, एक इधर टावर, उसकी भी रेंज आ रही है, और दोनों की दूरी बराबर है। तो बताओ मोबाइल कौन सा टावर पकड़ेगा? मोबाइल टावर वो पकड़ेगा जो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। मोबाइल टावर कौन सा पकड़ता है? जो ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो वो हमारे पास क्या होगा कि जैसे मान लो किसी के अंदर मशीन है, ज्यादा कैपेसिटी होती है, ज्यादा स्ट्रोंग वाला होता है, तो वो उसने टावर को कैच कर लिया, और उस टावर के साथ मेरा मोबाइल जुड़ा हुआ रहेगा, लगातार कनेक्शन यही होगा। कनेक्शन तो यही होता है। तो आपने किसी को कॉल किया तो उसने बता दिया मोबाइल स्विच ऑफ है। आपने किसी को कॉल किया, बता दिया ये है ना ऑलरेडी फोन पे बात चल रही है, आप वेटिंग में है। हाथों हाथ ही बता देता है ना, इतना टाइम कहाँ लेता है। और लेकिन यदि आपने कॉल किया कि ये नंबर नॉट रीचेबल है, ये बताने वो 15 सेकंड के बाद बताता है, ये वो हाथों हाथ नहीं बता पाता। बताओ क्यों? स्विच ऑफ है तो हाथों हाथ बता रहा है ना वो। स्विच ऑफ में क्या हो रहा है? कौन हो? तो दूर तो है ही, तभी नॉट रीचेबल का मतलब ही है दूर है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि जो नॉट रीचेबल है 15 सेकंड के बाद क्यों बताया? स्विच ऑफ तो हाथों हाथ बताया। सवाल तो ये हुआ ना। ऐसा होता है कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपसे यहां से डेटा जाएगा टावर में, जिसे कहते हैं बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन। यहां से जाएगा एमएससी में, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, और वो है ना इस सिम के नंबर को जिस सिम के नंबर का कनेक्ट करना है ना, उससे जोड़ेगा, एमएससी जोड़ेगा। तो जैसे आपने कॉल किया, बीटीएस से कहां गया? एमएससी में गया। और एमएससी ने जोड़ने के लिए क्या करता है? एमएससी को पता थोड़ी है जिस नंबर से आप बात करो वो कौन से टावर के पास है। एमएससी सभी टावर को काम दे देगा कि भाई ये नंबर है, ये बंदा जुड़ना चाह रहा है, तो जिसके पास भी है फटाफट से हाथ खड़े करो, बताओ। यही मतलब हुआ। तो जिस टावर की रेंज में होगा वो टावर कहता है ये नंबर मेरे पास है, तो एमएससी क्या करेगा? दोनों को जोड़ देगा। जोड़ दिया तो कनेक्शन हो गया। और नॉट रीचेबल में क्या है कि एमएससी वेट कर रहा है, तो कोई तो बोलो। कोई नहीं बोल रहा, लास्ट में एमएससी खुद ही दाब के कहता है ये तो नहीं है नंबर। यदि आप मोबाइल यहां स्विच ऑफ कर रहे हो अभी, तो टावर की रेंज में हो, स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ करते ही वो उस टावर के पास सूचना चली जाएगी कि इसके पास हमारा नेटवर्क था, इसने मोबाइल को बंद कर दिया। जब तक आप इसको स्विच ऑन नहीं करोगे किसी और टावर की रेंज के अंतर्गत या किसी भी टावर में, तब तक उनके एमएससी के पास डेटा क्या पड़ा है कि मोबाइल तो बंद है। मोबाइल तो क्या है? बंद है। तो जैसे यहां से टावर में जाएगा, टावर से एमएससी में जाएगा, एमएससी खुद ही कहेगा बंद है। चालू होगा तो मेरे पास सूचना आएगी, चालू हुआ ही नहीं। लेकिन नॉट रीचेबल जो लेट बताता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम जब जेमर लगाते हैं तो जेमर का कार्य भी क्या होता है कि हम यहां पर पास में एक जेमर की मशीन लगाई, तो उसका कार्य है कि नई फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करना। उसने फ्रिक्वेंसी उत्पन्न कर दी। आपका मोबाइल 800 मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है, और इसने जेमर ने भी कितने उत्पन्न कर दी? 800 मेगाहर्ट्ज। अब नजदीक आपके टावर है कि जेमर है? जेमर है। तो आपका मोबाइल टावर का सिग्नल पकड़ेगा, जेमर का पकड़ेगा? जेमर का पकड़ लिया। अब जेमर के अंदर क्या? कुछ नहीं है, डाटा है ही नहीं। तो नहीं तो मोबाइल चलेगा, न कॉल होगी, कुछ नहीं होगा। डेटा जाएगा जेमर के पास, जेमर कहेगा कुछ नहीं इधर। जेमर इतना ही होता है। जेमर इतना ही होता है। जेमर का ज्यादा रुपए थोड़े लगते हैं। जेमर को तो एक आवृत्ति उत्पन्न करनी है केवल। और जो 2G वाले हैं उसमें तो किलोहर्ट्ज में उत्पन्न करनी होती है। कई बार जेमर लगाते थे तो 2G वाले मोबाइल तो बंद हो जाते, 3G वाले चलते थे।
यदि आप ज्यादा आवृत्ति वाले लगा दोगे 3G 4G वाले बंद हो जाएंगे, 2G वाले चल जाएंगे। तो इसलिए आजकल किलो से लेके मेगा तक पूरी रेंज का एक साथ लगाया जाता है जैमर, कि तुम इस रेंज में जो भी आ रहे हो सारे ही बंद हो जाओ। जैमर होता ये है। पेजर का भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पेजर मुझे पता नहीं है किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ये इसका सिग्नल। पेजर तो मेरे हिसाब से सैटेलाइट से आता है, सैटेलाइट से आता है ना। ये मोबाइल सैटेलाइट से नहीं है, अपना इस मोबाइल का सैटेलाइट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहां से संबंध है टावर से, टावर का है एमएससी से। टावर भी सिग्नल से सैटेलाइट में नहीं भेजता है। टावर की खास बात है, एक टावर को कोई दूसरा टावर दिखना चाहिए। यदि वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो डाटा नहीं जाएगा, इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यदि मान लो एक इधर टावर है, एक बीच में पहाड़ आ गए, उधर टावर है, तो पहले 3-4 टावर ऐसे बनाने पड़ेंगे, इसको ये दिखेगा, उसको वो दिखेगा, उसको वो दिखेगा, उसको वो दिखेगा। कुल मिला के बात है लाइन ऑफ साइट के लिए दिखना जरूरी होता है। आपने कोई ऐसा टावर लगा दिया और चारों तरफ से उसको बंद कर दिया तो वो सिग्नल किधर भी नहीं भेज सकता। सिग्नल भेजना है लाइन ऑफ साइट, टावर टू टावर लाइन ऑफ साइट। टावर से हमारे पास लाइन ऑफ साइट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम दिखना चाहिए, जरूरी नहीं होता है, हमारे दीवारों से टकरा खाता है, दोनों का अलग अलग होती है। और कोई सवाल? क्या हुआ? किसको? कौन सा न्यूमेरिकल करना? साइंस कहाँ है इधर? कौन सा न्यूमेरिकल आप लाओ, मैं करा देता हूँ। बाकी सब हो गया फिर। कोई भी सवाल? अरे कुछ नहीं, इसको मत छेड़ो भाई। ये बच्चा क्या बार बार लगातार कमेंट कर रहा है, उसके कमेंट को पढ़ा नहीं जाएगा। स्टारलिंक आने वाला है सर जी, स्टारलिंक तो आ चुका है। अभी एक वायुयान में भी स्टारलिंक का टेस्टिंग हो गई है, हवाई जहाज के अंदर भी। हवाई जहाज में जैसे जाते हैं ना तो नेटवर्क तो बंद हो जाता है, क्योंकि टावर नीचे रह जाता है, आदमी ऊपर रहता है, तो कनेक्शन होता ही नहीं है। स्टारलिंक है वो स्पेस में। स्टारलिंक ने पूरे एयरक्राफ्ट को या जितने भी आपके एरोप्लेन है उनके साथ में स्टारलिंक ने एक मॉड्यूलर लगाया और सीधी डायरेक्ट जो ऑनलाइन सर्विस दे दी उसने कि भाई ये लो इंटरनेट जोड़ लो, और उन्होंने इंटरनेट जोड़ा, एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। स्टारलिंक जो आया है, स्टारलिंक अभी सबसे ज्यादा यूज जो कर रहे हैं वो कुछ देश वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो समुद्र के अंदर जहाजें चलती है ना वो सभी यूज कर रहे हैं। समुद्र के अंदर जितनी भी शिप चलती है उनके ऊपर 2-3 अलग अलग कंपनियों के कनेक्शन होते हैं। और आजकल रूल्स है, रूल्स ये है कि कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है शिप पर, उसको 1 GB डेटा रोज का मिलना चाहिए, या फिर महीने का है या रोज का, जो भी है। अपने यहाँ रोज का है, शिप में हो सकता है महीने का हो या रोज का, जो भी शायद तक रोज का ही होगा। 1 GB डाटा मिलना चाहिए, क्योंकि घर वालों से वो बात कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल से। ये डायरेक्ट कॉलिंग तो लगेगी नहीं, इंटरनेट कॉलिंग हो जाएगी, तो इससे क्या है कोई दिक्कत नहीं आए। पहले तो क्या होता था कि एक जहाज निकला, जब दूसरी रेंज में जाएगा तो 15 दिन जाएगा, तो 15 दिन बाद ही पता चलेगा, बताएंगे भाई तेरे दादाजी की डेथ हो गई, दिन भी हो गए। ऐसे ही था ना पहले, मर्चेंट नेवी में ऐसा विशेष रूप से था, पता कैसे चले। अब तो क्या है कि तुरंत होता है, अब जैसे फ्री होते हैं मोबाइल चेक कर लेते हैं। अब इतना नहीं है, अब तो बहुत कुछ सुविधा है। समुद्र के खुद के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये है। अब कनेक्शन हो गए इंटरनेट के बहुत ज्यादा। हाँ भाई, और कोई सवाल? तो पहले मोबाइल में ना, मोबाइल थे वहां पर सैटेलाइट वाले, इसमें मर्चेंट नेवी वालों के पास इमरजेंसी किसी को कुछ सूचना देनी पड़ती है तो किसे देते थे? सैटेलाइट वाले मोबाइल से। लेकिन ऐसे मान लो दादाजी की डेथ हो गई तो इसमें इमरजेंसी देते नहीं थे, क्योंकि देने पर वो क्या है, क्या बताओगे, उसके बाद आ तो वैसे भी नहीं सकता वो।
जब तक जांच किसी पोर्ट पे नहीं पहुंचेगा आप बीच में से किसी ला नहीं सकते। तो वो बताते नहीं थे, जनरली ऐसे ही होता था। और सैटेलाइट के मोबाइल की कॉस्ट बहुत हाई होती थी पर मिनट की। तो अभी इंटरनेट कॉलिंग आने से सस्ती होगी, और इंटरनेट कॉलिंग से पहले थोड़ी मेल पर काम चीजें चल रही थी, ऐसा था मामला। और कोई सवाल भाई? नहीं है? क्या हुआ? ट्रे इसके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी। पता इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगी, पेपर टफ है नहीं। जिस बच्चे ने भी टेक्निकल पढ़ा है, अब इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा सिलेक्शन लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, क्योंकि सिलेबस पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से था। कंप्यूटर भी उनका ही होता है, और माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर वगैरह था। वो सिलेबस पूरा पूरा एलईडी एलसीडी टीवी वगैरह सिलेबस पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग था। इलेक्ट्रिकल वाले अलाउ थे क्या उसमें? कहाँ थे अलाउ? नहीं, अलाउ कहाँ थे उसमें? अलाउ ही नहीं थे ना इलेक्ट्रिकल वाले। तुमने दिया कैसे, पहले दिया बताओ। नहीं, नहीं, नहीं। हैव ए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस आईटी इंस्ट्रूमेंट, इनसे हैं। या फिर बीएससी चाहिए थी, या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए था, वो भी उसमें जो ऊपर लिखा गया उसमें। आप इलेक्ट्रिक वाला देख के कैसे आ गए हो? तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं को इसका सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का था पूरा। सिलेबस इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग था ही नहीं ना। तो ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से इसका पेपर बहुत आसान आया था। जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा लग के तैयारी कर रहा है, उसके नंबर आ रहे हैं 80 से ऊपर आराम से, क्योंकि उसमें कुछ भी टफ नहीं है। जो मैथ्स थी अलग तरह की थी, लेकिन थी आसान, आई आसान थी। ये थी तो 11 12 की मैथ है, लेकिन उन्होंने पूछा सीधा सीधा सवाल है, सेड थ्योरी, उसमें सीधे सीधे पूछा था। तो इसलिए 80 के ऊपर जाइए। हर एक आरआरबी के अंदर सीटें कितनी है, 50 30 40 ऐसे थे। 50 50 60 60 सीटें थे, कई जगह 70 80 होगी, और बाकी सब 50 के पर है। तो उसमें तो आप कटो पूछ के क्या करोगे? आप तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। दे दिया तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फॉर्म लिया कैसे आपका? आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है क्या? क्यों नहीं, तो कॉम्बिनेशन ब्रांच ली जाती है, आपको कैसे ले लिया उन्होंने, पता नहीं क्या। कौन से थे? कहाँ था माइक्रो कंट्रोलर, बताओ। नहीं था, नहीं था, वो आपने और पढ़ा नहीं है। डीबीएमएस तो जरूर आए होंगे, डीबीएमएस होगा। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रिकल होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 6 सेमेस्टर में जाके आता है, 6 में और 7th 8th में वहां जाके आता है। 6 में आता है माइक्रो प्रोसेसर, और 8th में आता है या 7th में आता है माइक्रो कंट्रोलर। इलेक्ट्रिकल होता ही नहीं कहीं, नहीं होता है। और तो बेसिक कंप्यूटर था आपके उसमें, मशीन वाला भाग भले ही होगा। ठीक है भाई।